नमस्कार, मैं जया वाजपेयी और भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोविंद नगर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुकी करिश्मा ठाकुर जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में। इसके साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीतियाँ हैं, इसके बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपको बुंदेलखंड से कांग्रेस महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको कैसा लगता है कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, तो आप उसको क्या सँभाल पाएँगे? आप जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएँगी? कि मुझे सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान सँभालते ही महिलाओं को और देश की बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बुंदेलखंड ज़ोन का महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और क्योंकि बुंदेलखंड हर मामले में पिछड़ा है और सूखा है, बंजर है, और वहाँ के लिए प्रियंका जी ने मुझे चुना है, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का विश्वास है। उन्हें लगता है कि करिश्मा ठाकुर वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, पार्टी को खड़ा कर सकती हैं और महिलाओं के काम आ सकती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरूँ। जी करिश्मा जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि राजनीतिक करियर में आपका पहला कदम क्या रहा? आपके आइडल कौन है? कि मतलब अब मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मैंने आपको देखा है कि मैंने लोगों से जाना भी है कि आपको बचपन से ही राजनीति में आने का बहुत शौक था। तो ये शौक जो है कहाँ से आपके अंदर है? मैं एक्चुअली भगत सिंह की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो मुझे लगता है आज के युवाओं को ज़रूरत है कि वो हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे जिन्होंने शहादत दी, उनसे कुछ सीखें। और पहला कदम मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से अपना ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, और प्रथम वर्ष में ही एनएसयूआई से मुझे छात्र संघ का टिकट मिला। और मैं कानपुर की और यूपी की पहली लड़की थी जिसने 3000 वोटों से दिल्ली विश्वविद्यालय महासचिव का पद भी जीता। जी करिश्मा जी, मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है आपसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 6 साल तक छात्र युवा नेता रही हैं। तो वहाँ पे आपने एक संगठन के तौर पे काम किया, एक संगठन के लिए काम किया। अब यहाँ पे आप एक आम जनता के बीच आ पहुँची हैं। तो यहाँ पे आपके जो पक्ष हैं, कुछ लोग पक्ष में होंगे, आपके विपक्ष में होंगे, तो इसको लेकर आप तालमेल कैसे बिठाएँगी? कि मुझे लगता है कि छात्र नेता की ट्रेनिंग स्कूल से, कॉलेज से ही हो जाती है। और वहाँ पर भी हम लोग छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। जैसे वहाँ अटेंडेंस का इश्यू होता था, क्लासेस समय पे नहीं लगती थी, गरीब बच्चे जो होते थे उनको फीस भरने में समस्या होती थी, एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता था। तो छात्रों की आवाज़ उठाना मैंने वहाँ से सीखा। और यहाँ पर जब मैं फील्ड पर आई हूँ तो यहाँ पर थोड़ा-सा अलग है। जैसे मुद्दे अलग हैं। यहाँ पर लोग गंदगी से पीड़ित हैं, पेयजल की समस्या है। यहाँ पर आज हम कानपुर शहर में देखते हैं कि गड्ढा मुक्त कानपुर की बात करते थे भाजपा के लोग, और आज गड्ढा युक्त कानपुर है। प्रदूषण के मामले में हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन में कानपुर 10वें स्थान पर है, और पूरे जो हर तरह का पॉल्यूशन है उसमें कानपुर प्रथम स्थान पर आता है। तो स्वच्छ भारत अभियान कहाँ है? हमें ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। आज भी मेरी विधानसभा की बात करती हूँ तो 21 मलिन बस्तियां हैं। निगमीकरण का मुद्दा है जिससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग परेशान हैं। तो हम आए दिन देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग आज बेटियों के साथ बलात्कार भी हो रहा है, बेटियों की हत्या भी हो रही है, चाहे 5 साल की बच्ची रहे, चाहे 60 साल की बुजुर्ग रहे। जी, जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि उन्नाव में जो दुष्कर्म हुआ था एक नाबालिग युवती के साथ, तो वहाँ पर आप पहुँची थी, पीड़ित के घर वालों से मिली थी वहाँ पर जाके आपने। तो उसके बाद जब वहाँ पे सपा और बसपा के नेता पहुँचे थे, तो आप उनकी कार के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से आपको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं एक्चुअली वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे संवेदना देने, लेकिन सपा और बसपा के गाड़ियाँ नहीं थी। वो जो गाड़ी मैंने रोकी थी वो वहाँ के सांसद साक्षी जी महाराज की थी और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की थी। उस गाड़ी को रोकने का मकसद ये था कि एक जगह तो ये भाजपा के दोनों नेता कुलदीप सिंह सेंगर जी से जेल में मिलकर आए थे, जिन पर बलात्कार हत्या का आरोप था, और दूसरी तरफ सिर्फ झूठी सहानुभूति देने के लिए उन पीड़ितों से मिल रहे थे। तो मेरा ये मकसद था
कि इन ऐसे लोगों को जो कि धमकाने की, दबाने की राजनीति करते हैं, एक तरफ क्रिमिनल से हाथ मिलाते हैं और मीडिया के सामने जाकर सहानुभूति देते हैं, तो इन लोगों को वहां ना पहुंचने दिया जाए, ताकि जो पीड़ित वर्ग है, प्रियंका जी उनकी आवाज उठा रही थी, उनके घर गई थी, उनसे मिली थी, तो उनकी आवाज को बुलंद कर सके। मेरा उनका जो रोकने का मकसद था वो यही था कि या तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाइए या आप पीड़िता के साथ खड़े हो जाइए, आप अपना पक्ष एक तरफ रखें। जी, आप एक युवा नेता के तौर पर पब्लिक के सामने आएंगी, तो आप युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? मैंने आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें आपने लिखा था कि जो युवाएं हैं और महिलाएं हैं यहाँ की, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है आज की नई सरकार को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो युवा का बहुत बड़ा रोल रहा जी। और युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने की बात छोड़िए, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो युवा पहले जॉब कर रहा था, कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद उसकी जॉब तक छूट गई। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तले, अगर डिग्री लेके पकौड़े ही तलना है तो माँ बाप इतना पैसा लगाकर क्यों अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ गैस सिलेंडर तक सीमित कर दी गई हैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ किचन में खाना बनाने के लिए नहीं है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है लेकिन आपकी जिंदगी नहीं हो सकता। महिलाओं को प्रियंका गांधी जी ने 40% विधानसभा टिकट देने का वादा किया है, जिसमें क्योंकि हम आधी आबादी की वोट की बात करते हैं लेकिन आधी आबादी की भागीदारी की बात नहीं करते। सपा भी सरकार में रही, बसपा भी रही, भाजपा भी रही, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि 40% उत्तर प्रदेश की महिलाओं को टिकट दें। वो प्रियंका गांधी जी का निर्णय रहा। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रियंका जी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। तो जिस तरह वो बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसी मार्ग पर हम लोग भी चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ राजनीति नहीं, चाहे आपका कॉर्पोरेट सेक्शन हो, चाहे एडवोकेट का विभाग हो, लॉयर्स बनना हो, डॉक्टर्स बनना हो, इंजीनियर्स बनना हो, या बॉलीवुड में या मॉडल बनने में भी अगर लड़कियां अपना करियर देख रही हैं, तो पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और मैं उनके साथ खड़े हैं। और किसी तरह का अत्याचार महिलाओं पर होता है तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। जी, आप महंगाई के खिलाफ भी बोली हैं और उनके खिलाफ लड़ी भी हैं। ऐसा ही एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि सुरेंद्र मथानी जो बीजेपी के हैं, उनके घर के सामने आप प्याज बेच रही थी 20 रुपए किलो। तो मेरा एक सवाल है कि क्या कांग्रेस की सरकार को ये शोभा देता है ऐसा करना, किसी बीजेपी के विधायक के घर के सामने बैठकर ऐसे प्याज बेचना, ऐसे पब्लिक पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, उस समय प्याज लगभग 100 रुपए पार था जी। और मैं याद दिलाना चाहती थी स्मृति ईरानी जी को, जब कांग्रेस सरकार में प्याज महंगा हुआ था तो इन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी, प्याज की माला बेची थी। सुरेंद्र मैथानी जी के घर के बाहर प्याज बेचने का मकसद ये था क्योंकि उनको जनता ने विधायक के तौर पे चुना है और हम उन्हें जागरूक करना चाहते थे कि आप भले ही भारतीय जनता पार्टी में हो लेकिन आप एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो आप विधानसभा में महंगाई के मुद्दे को उठाएं। उनको उस समय मैं जागरूक करना चाहती थी, खैर वो नहीं कर पाए ऐसा। 1000 रुपए आज गैस हो गई है, सिलेंडर हो गया है, 200 रुपए से ज्यादा खाना बनाने का तेल, राई का तेल आने लगा है। आज पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, आसमान छू रहे हैं। और दूसरी तरफ लोग कोरोना और लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ना फीस कम हो रही है, ना बिजली के बिल कम हो रहे हैं, ना आमदनी बढ़ रही है। तो महंगाई चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह जनता को ठगने का काम किया और मुझे लगता है कि इसको लेकर सिर्फ कांग्रेसियों में नहीं, जनता में आक्रोश है और महंगाई 2022 का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जी, मैंने ये आपसे पूछना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपने कानून की भी पढ़ाई की है, तो क्या आप कानून की पढ़ाई करते हुए वकालत नहीं करना चाहती थी? मैं चाहती थी कि जो मैंने पढ़ाई की है वो समाज के काम भी आए। मैं पढ़ने के बाद जॉब कर सकती थी, किसी लीगल फर्म में लीगल एडवाइजर बन सकती थी, पर आज भी हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, मतलब काफी बड़ा उनका प्रतिशत है, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या है, उनका हक क्या है। आज दहेज उत्पीड़न होता है लेकिन महिलाओं को नहीं पता कि कानून ने उन्हें क्या सुविधाएं दी हैं। आज बलात्कार होता है तो लोग दर दर भटकते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि FIR दर्ज करानी होती है, क्या कार्रवाई होती है। आज कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को नहीं पता कि एक जुर्म है अगर आप जेंडर टेस्ट कराते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाई करी है वो समाज के और महिलाओं के काम आए। कहा जाता है कि राजनीति का जो ककारा है वो आपने अपने पिताजी से सीखा है, तो ये कहाँ तक सच है?
ये बिल्कुल सच है। देखिए आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें मेरे पिताजी की अहम भूमिका रही है, क्योंकि अक्सर बेटियों को लोग राजनीति में नहीं भेजते हैं, कीचड़ कहते हैं, गंदगी कहते हैं और मेरे पिताजी ने, मेरा भाई भी है, लड़का भी है, तो उन्होंने देखा कि नहीं करिश्मा में सामाजिक और राजनीतिक जीन्स हैं, गुण हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा ये लड़की है राजनीति में जाएगी तो हमारा नाम खराब होगा, बल्कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटियों को आगे अगर कोई कर सकता है पहले, तो उनके पिता कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चियों के पर घर में ही काट दिए जाते हैं। तो मेरे पिताजी मेरी बैकबोन हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी हैं और समाज के लिए मेरे पिताजी ने संदेश दिया है कि सिर्फ बेटों से वंश नहीं चलता है, बेटियों से वंश चलता है। और आज मेरे पिताजी की पहचान मेरे नाम से होती है, तो मुझे लगता है कि अगर हर पिता बेटी को जो भी वो चाहती है अगर वो करने दिया जाए तो सभी बेटियां अपने घर का नाम रोशन ये करेंगी। बात तो आपने बहुत अच्छी कही। आपकी एक एफबी पोस्ट मुझे याद आ रही, बड़ी दो प्यारी लाइनें आपने लिखी थी कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। उसके साथ ही आपने यह भी लिखा था कि इसका जवाब मैं योगी सरकार को आने वाले चुनाव से दूंगी। तो इसको लेकर आप जो हमारी भारत सरकार है उसको क्या बोलना चाह रही, क्या दर्शाना चाह रही हैं? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म का चोला पहनकर लोगों को गुमराह किया था, आज लोग उससे उभर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आप जनता को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। स्मार्ट सिटी की बात करते थे, डिजिटल इंडिया की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, ये मोदी जी कहते थे कि बनारस को क्योटो बना देंगे, यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी, मेट्रो चलेगी, लेकिन आज किसी भी मुद्दे पर क्या ये सफल हमें दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। आज किसान आंदोलित है, कितने समय से किसान आंदोलन कर रहा है, बैठा हुआ है। लखीमपुर में जो हुआ वो सबने देखा, कानून व्यवस्था की बात करते थे और आज गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और अमित शाह जी कहते हैं कि राम राज्य है। तो मुझे लगता है जनता इनका जवाब देगी। आज बेटी हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, हर कोई भाजपा सरकार से त्रस्त है और प्रियंका गांधी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है। जी, कांग्रेस सरकार में जो परिवार, जो एक मतभेद चल रहा है परिवार को लेकर, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि आपके चुनाव में उसका कितना असर पड़ेगा? लोग मतलब आने वाले चुनाव में कौन अब मेन अध्यक्ष के रूप में नजर आएगा, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? मुझे ऐसा लगता है कोई मतभेद नहीं है। प्रियंका जी को यूपी की कमान दी गई है और प्रियंका जी बखूबी से अपना काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में प्रियंका जी एक उम्मीद के साथ और बहुत ऊर्जा के साथ आई हैं। और जैसा हम सब चाहते हैं, अब पार्टी क्या फैसला लेगी वो उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी हमारा नेतृत्व करें। जी, एक अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें मैंने देखा था कि देश हित के लिए भी जो कांग्रेस नेता है, वो कहीं न कहीं कटाक्ष करने में लगा हुआ। मुझे एक नेता का नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी। पर उन्होंने लिखा था कि जो वहाँ के बच्चे थे, 3 बच्चे थे मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया था। तो उसको लेकर भारत सरकार जो है हमारी, उन्होंने काफ़ी कड़ा आदेश निकाला था कि उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसको लेकर एक कांग्रेस नेता ने कहा था, क्यों गुरु स्वाद चख लिया। इसका कहने का उनका क्या मतलब था? क्या कांग्रेस नेता नहीं चाहती कि ऐसा कुछ कड़ा कदम उठाए भारत सरकार? देखिए, जो भी नेता हैं अगर उनका ऐसा बयान है तो मैं उनकी निंदा करती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में रह के आपको तिरंगे का और हमारे संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। और अगर क्रिकेट एक नॉर्मल स्पोर्ट्स है, वो अलग बात है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग थोड़ा इमोशनल होके देखते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारी टीम जीते। तो मेरा ये मानना है अगर राष्ट्रगान गाया गया है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और आप अगर भारतीय ध्वज के नीचे रहते हैं तो आपको इंडिया का सम्मान करना चाहिए। आप भले ही किसी को भी जिता रहे हो, लेकिन ऐसे सार्वजनिक तौर पर आप भारत का अपमान नहीं कर सकते। करिश्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आगे उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहे। तो धन्यवाद और आपके आने वाले चुनाव के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।